हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है। और प्रतिबिंब, इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिए जाके। इसका पहला पार्ट में डाल दिया है। ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो हो रहा है जिसमें आपको हम दर्पण यानी लाइट चैप्टर की थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है। और अब धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट बनता जाएगा और आपको हम पूरा प्रकाशिकी जो आपकी जो ऑप्टिक्स है यूनिट, ये पूरी पढ़ा देंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे नंबर बोर्ड में इस जो भी इस यूनिट से आने वाले हैं मिल जाएँ। ठीक है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब ये होता है, आपको पहले बता देते हैं परिभाषा क्या होती है प्रतिबिंब की। परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें होती हैं वो जिस जगह पे जाके मिलती है वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। मतलब कि परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, मतलब या तो मिल सकती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या लगेगा कि ऐसा मिल रही है बट मिलेंगी नहीं एक्चुअली में, तो वहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जब मिल जाती हैं तो मिलता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो मिलता है आभासी प्रतिबिंब। इतना क्लियर हो गया है। तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें या परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। जब वास्तविकता में प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो वहाँ मिलता है हमें वास्तविक प्रतिबिंब। अब जब आभासी रूप से हमें मतलब लगता है कि किरणें मिल नहीं रही हैं बट मिल रही हैं आभासी रूप से, ऐसा लग रहा है किरणें मिल रही, वहाँ मिलता है आभासी प्रतिबिंब। इसको समझते हैं एक फिगर के मतलब सहायता से। मान लिया ये एक हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है। और इस मिरर में क्या है, एक किरण ऐसे गई और एक किरण ऐसे गई। ठीक। अब इनका परिवर्तन होगा यूं, मान लिया ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये किरण आपस में मिल रही हैं, तो ये मिल रही हैं। ठीक है। देखिए वास्तविक रूप से किरण आई, वास्तविक रूप से किरण आई और यहाँ मिल गई, तो हमको यहाँ पे इमेज यानी प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। ये तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब की, तो देखिए यहाँ समझिए बात। ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है कि एक किरण ऐसे आई और एक किरण ऐसे आई, दोनों जैसे इसमें आई थी। ठीक है। अब ये वाला दर्पण क्या करता है, किरणों को दबाता है। ठीक। और ये क्या करता है, फैला देता है किरणों को। तो इसने क्या किया, एक किरण ऐसे भेज दी और एक किरण ऐसे भेज दी। अब यहाँ पे आप बात समझिए, क्या ये दोनों किरणें, जैसे ये किरणें मिल रही थी, क्या आपस में अगर इन्हें आगे एक्सटेंड कराओगे, आगे बढ़ाओगे, तो ये ज़िंदगी में कभी किरणें मिलेंगी आपस में? कभी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, पीछे एक कल्पना करेंगे, सोचेंगे कि पीछे अगर होती, मतलब अगर जाती, या पीछे ये कहाँ से आ रही हैं, पीछे से मान लिया आ रही हैं। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आएगा इमेजिनेशन। तो यहाँ पे ये मिल जाती हैं, अगर इधर एक्सटेंड कराएं, इनको पीछे बढ़ाएं। ठीक है। तो यहाँ पे मिल नहीं रही है, बट अगर ऐसा होता तो मिल जाती। तो यहाँ पे हमें एक आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा लग प्रतीत हो रहा है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं या किरणें यहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है। तो ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा यार। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा आपको उल्टा मिलेगा। ठीक। ये यहीं पे रट लो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका केवल फ़ोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब का केवल फ़ोटो लिया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हो। तो ये था कुछ प्रतिबिंब के बारे में जो उस दिन हमने आपको नहीं बताया था। उस वीडियो में हमें बताया जाना चाहिए था वहीं पे, लेकिन छूट गया था तो हमने इसमें बता दिया। अब क्योंकि हम लोग उस वीडियो में बात शुरू कर चुके थे, हमने आपको बताया था कि गोली दर्पण क्या होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे गोली दर्पण से संबंधित पदावली। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, गोली दर्पण में संबंधित पदावली। ठीक। और आप देख लीजिए कि गोलीय दर्पण से संबंधित पदावली। और हमने आपको बताया था गोली दर्पण होता है दो टाइप का, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है। और जो गोली दर्पण होता है वो क्या होता है, कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। ठीक। मतलब कि एक कांच का खोखला गोला होता है, उसको ही काटकर गोली दर्पण बनाया जाता है।
गोली दर्पण जो है कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हम बात करेंगे दर्पण के ध्रुव की, कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, यानी कि पोल, और इसे हम लोग हमेशा डिस्क्राइब करते हैं पी से। क्लियर हो गया। तो अगर मान लीजिए हम गोली दर्पण को, जो कांच का खोखला गोला है याला, इसको इस पॉइंट पे काटें और इस पॉइंट पे काटें, ठीक है, और इसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश कर दें, ये हम कर दें यहाँ पे पॉलिश, कलई कर दें। ठीक, अब देखिए आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा दर्पण बना है। हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब कलई यानी कि पॉलिश कांच के उभरे हुई सतह पर करोगे, उभरे हुई सतह पर अगर पॉलिश होएगी तो क्या होगा, और परावर्तक तल होगा धंसा हुआ तो क्या होगा, वो अवतल दर्पण होगा। तो ये आपका बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव जो दर्पण है आपका, इसका जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, तो ये आपका क्या है, ध्रुव यानी कि पोल है। ठीक, तो ध्रुव क्या है, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड ए पोल। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इसका दूसरा पॉइंट लेंगे अब। दूसरा पॉइंट आप कोई ले लो, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, आप ले लो वक्ता त्रिज्या ले लो। अच्छा पहले कोई से ले लो, वक्ता त्रिज्या नहीं, पहले वक्ता केंद्र समझ लो। वक्ता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। ठीक है, देखो केंद्र का मतलब है कोई चीज़ जो केंद्र में हो। ठीक, अब मतलब समझिए क्या है, उस दर्पण का उस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। ठीक, यानी कि इस गोले का केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा इस गोले का केंद्र, और ये जो गोला है इसी से दर्पण बना है ये वाला, तो इस दर्पण के लिए ये वाला केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि ये जो दर्पण है इसी गोले से बना है। ठीक है, इसीलिए इस गोले का केंद्र इस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अगर मान लो हमारे पास एक गोला और है, ये कोई गोला है, इसका केंद्र इसका होगा वक्रता केंद्र इस दर्पण का नहीं, क्योंकि इस गोले का भाग नहीं है ये वाला दर्पण। ठीक, तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन क्या है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक दर्पण जिस गोले से बनता है उस गोले का केंद्र उस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होता है। इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, अब हम लोग लेंगे वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, देखिए सुनिए क्या है कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक, इनके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी दर्पण के पोल तक, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के पी तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब चौथी चीज़ हम लोग लेते हैं फोकस। इसको फोकस या मुख्य फोकस भी बोलते हैं, और इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप समझिए, द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी इज कॉल्ड फोकस। ठीक, मतलब कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव का जो मध्य बिंदु है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं है कि दर्पण का वक्रता केंद्र के दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन, ये परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा है अलग, वो हम बताएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझिए कि फोकस कहाँ है, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम पाँचवें पॉइंट पे बात करें तो वो निकल के आएगा हमारे पास फोकल लेंथ या फोकस दूरी। फोकस दूरी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। ठीक है, तो फोकस दूरी की बात क्या है कि दर्पण के फोकस से दर्पण के पोल तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी, और इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एफ से। इतना आपको क्लियर हो गया है कि दर्पण के फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकस दूरी। ठीक, अब जो छठा पॉइंट है वो है हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको मान लीजिए प्रिंसिपल और एक्सिस ऐसे लिख लिया हमने। ठीक, देखिए सुनिए,
दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर, दर्पण के वक्ता केंद्र ये है, इससे होकर P से गुजरने वाली रेखा, कोई लाइन है जो दर्पण के वक्ता केंद्र तथा पोल से गुजरे। ठीक, दर्पण के वक्ता केंद्र तथा पोल से गुजरने वाली जो रेखा है वो हमारा होता है मुख्य अक्ष। इसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, यानी कि P हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब जो 7वां पॉइंट है वो है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, इसको हम लोग बोलेंगे M1 M2 से बता दे रहे हैं, M1 एंड M2। देखिए, जो दर्पण का परावर्तक तल होता है, जो उसका पूरा एरिया होता है, उसको दर्पण का द्वारक बोलते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ये है हमारा M1, ये है हमारा M2, ये वाला पॉइंट। ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इसमें फ्री हो, चाहे इसे आप इसे मान लो आप M2 या इसे मान लो M1, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर है। तो ये कुछ टर्म्स से गोली दर्पण से संबंधित पदावली के। इसमें ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु। वक्ता केंद्र क्या है? कि उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। जैसे ये जो सर्कल है इसी से काट के दर्पण को बनाया गया है, इसीलिए इस गोले का केंद्र जो होगा वो इस दर्पण के लिए ये वक्रता केंद्र होगा। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है। फिर क्या है? फोकस या मुख्य फोकस। तो फोकस क्या है? दर्पण के ध्रुव ये है और दर्पण का वक्रता केंद्र ये है, इसका जो मध्य बिंदु है वो हमारा कहलाएगा फोकस। अब बात करें हम फोकस दूरी की, तो दर्पण के फोकस से दर्पण के पोल यानी कि ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस स्मॉल एफ, फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक। दर्पण का द्वारक क्या है? M1 M2 दर्पण का द्वारक है। ठीक है। तो ये जो था ये क्या था कि एक वो था गोली दर्पण संबंधित पदावली। तो ये कुछ पॉइंट थे मेन जो आपको जानने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, क्योंकि इनका बहुत यूज़ है आगे, इसलिए जो मेन थे हमने आपको बता दिए। ठीक है। और लगभग यही मेन ही है, बाकी कुछ सब बाकी तो मोह माया है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, ये देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है। देखिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक। तो गोली दर्पण अपने पास कौन कौन से हैं? 2 गोली दर्पण हैं, अवतल और दूसरा वाला है उत्तल। यही दोनों को हमने गोली दर्पण बोला है। क्लियर हो गया? और यही दोनों कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए गए हैं। ऐसा तो आप जान ही चुके इस वीडियो में, मतलब इन वीडियोस में जो भी आप देख रहे हैं फिलहाल अभी तक। तो अगर हम बात करें पहला जो नियम है वो क्या है? देखिए, अगर हमारे पास ये है कॉनकेव मिरर, अच्छा बनाए हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर। देखिए ये क्या है हमारे पास? अच्छा बना वैसी बसूरत सा। देखिए ये हमारे पास है अवतल दर्पण। ठीक है। और ये है हमारे पास उत्तल दर्पण। ठीक। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? पोल। ये अगर F है तो ये C हो गया। ठीक। और इसमें जो है F और C कहाँ होगा? अंदर की तरफ, क्योंकि गोला ऐसे बन रहा है, इसलिए अगर ये F है तो इसकी दूरी जो होगी वो होगी C। ठीक। अभी बात समझिए, ये मुख्य अक्ष है आपका PA, ये भी PA। अब बात समझिएगा कि पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष ये है आपका, इसके समांतर आ रही है, तो वह सदैव फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है। वह सदैव फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह सदैव फोकस से होकर गुजरेगी। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, अगर कोई ये आपका मुख्य अक्ष है, अगर कोई किरण ऐसे आ रही है तो उसको गुजरना किधर चाहिए? फोकस से होकर। ठीक है। ये देखिए वो उसको गुजरना, अब वो तो ऐसे गुजरेगी तो फोकस मतलब फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए पीछे अगर आप बढ़ाएंगे तो फोकस से ही वो गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक। तो मान लीजिए अगर कोई नीचे से अगर निकलती,
ठीक है। अगर कोई किरण नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है तो वो भी कोशिश करेगी कि वो ऐसे ही जाए। क्लियर हो गया। और मान लिया अगर कोई इसमें से नीचे से निकल रही है, यूँ आ रही है, तो वो फोकस करेगी कि इसका देखिए ये फोकस है तो यूँ ऐसे ही निकलेगी ये, और इधर आप डॉट 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 कर देंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो कोई भी प्रकाश की किरण है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से ही गुजरेगी। ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे नियम की। देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है, और ये क्या है इधर उत्तल दर्पण, ठीक। ये हमारे पास ये पोल हो गया, इसका पोल ये हो गया, और ये हमारे पास क्या है मुख्य अक्ष, इसका पोल थोड़ा नीचे कर लो, ये क्या है हमारे पास मुख्य अक्ष, ठीक। ये अगर F है तो ये C हो जाएगा दूने पे, अगर ये इसका F अंदर होगा AF है तो ये C हो जाएगा इसके 2 टाइम्स पे। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई किरण फोकस से जा रही है, अगर कोई किरण फोकस से जा रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मान लीजिए फोकस से कोई किरण फोकस से पास हुई, ये फोकस है, इससे कोई किरण यहाँ गई, तो ये परिवर्तन के पश्चात जब परिवर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, देखिए कोई किरण जो फोकस से जा रही है वो परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इतना क्लियर हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। मान लीजिए फोकस इसका ये है, कोई किरण ऐसे आई, कोई किरण ऐसे आई, अब वो फोकस की तरफ इशारा है उसका, तो वो परिवर्तित कैसे होगी, मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तित होगी। ये देखिए, ठीक है, वो मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तित होगी। ये नियम आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें क्या है कि समांतर जाने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, ठीक। और इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के फोकस जो स्थित है मुख्य अक्ष पे, इसके बिंदु से होकर गुजरने वाली यानी फोकस से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या है, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल हैं, ठीक। अब हम लोग चलो एक और रे निकाल लेते हैं। मान लिया अगर कोई ऐसे किरण आती फोकस से नीचे साइड में तो वो ऐसे निकलती, ये चीज़ क्लियर हो गई। और अगर ऐसे ही इसमें नीचे से मान लिया यूँ कोई किरण आ रही होती यूँ, ठीक है, तो वो कैसे निकलती यूँ, क्योंकि मुख्य अक्ष आपका ये है, ठीक। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं इसका तीसरा नियम क्या है। इसका तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये है, पहले बना लें दर्पण दोनों। देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, और ऐसे ही यहाँ पे उत्तल दर्पण, ठीक है, P, और यहाँ पे ये F, और यहाँ पे मान लिए C, ठीक। अब देखिए जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र, C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अभी आपको हमने बताया था, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, उसी पर वापस बैक हो जाएगी, ठीक। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा परिवर्तन के पश्चात दर्पण उसी पे बैक हो जाएगी, ठीक है, अपने पथ पर ही वापस बैक हो जाएगी। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है और कोई किरण यूँ आ रही है यूँ, उसका मतलब जो इंटेंशन है किरण का वो हमेशा इधर इस तरफ है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने के बाद मान लीजिए ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये हमको जो है वापस ही बैक होती हुई दिखेगी। जैसे मान लीजिए कोई किरण इस पॉइंट पे आ रही है सीधे, जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहती बट जा नहीं पाए क्योंकि अंदर नहीं जा सकती किरण, तो ये क्या होगा, ये इसी पे ही वापस बैक हो जाएगी। तो ये कुछ 3 नियम हैं। इसके अतिरिक्त एक और नियम होता है, आप बताया दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट, चलिए इंटर में है आप तो जान लीजिए, इन 10th वाले को तो बताना नहीं, मतलब नहीं बताते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि अगर कोई दर्पण है, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे क्या है पोल है, और ये M1 और M2 है, से 4th आप समझ सकते हैं, ये F है, और इसी सेम डिस्टेंस मतलब दूनी डिस्टेंस क्या हो गया C। अगर कोई किरण आई यहाँ पे पोल पे तो वो जो इधर निकल जाएगी, ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, एज ए नॉर्मल, ठीक, ये आपका बन जाएगा एज ए नॉर्मल, तो ये एंगल I बनेगा और ये एंगल R बनेगा, ठीक। तो ये हमेशा दोनों कोण बराबर रहेंगे, तो ऐसे गुजरेगी वो कि दोनों कोण हमेशा बराबर रहें। अगर वो 45 मान लीजिए जो इसकी I की वैल्यू है ये 45 अंश पे गई है,
45 डिग्री पे गई है तो जो इसका परावर्तन जो कोण होगा वो भी 45 होगा, और ये डायरेक्टली कहाँ से लिया गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम को ये दर्शाता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो आप जान जाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। ठीक है, तो आपका काम तो फिलहाल यही 3 से चल जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए, हो सकता है आगे डेरिवेशन में काम आ जाइए। ठीक है, फिलहाल तो चलिए ठीक है, जान गए, अच्छी बात है। तो ये कुछ था गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम का। ठीक है, हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनना। ठीक है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनना, और देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, और गोली दर्पण हमने आपको क्या बताया, 2 टाइप के होते हैं, अवतल। तो अभी हम बात क्या करेंगे, सीधे गोली दर्पण हटा के करेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद जब अवतल दर्पण के सारे बन जाएंगे फिर बात करेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो जो बेसिकली हेडिंग है आपकी गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसमें पहली हेडिंग क्या पड़ेगी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे हम गोली हटा के कर देंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, और इसमें क्या है, कंडीशंस आती हैं, 6 कंडीशन है। तो पहली लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत का साइन ये होता है, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका कैसा क्या मिजाज रहेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है, ऐसा। M1 M2 दर्पण के द्वारक हैं। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया पोल। ठीक, यहाँ पे क्या है F और यहाँ पे क्या है C। ठीक, सेम डिस्टेंस ले ली हमने। आप लोग क्या करना है, पेपर में हमेशा FP और CF की डिस्टेंस नाप के लेना। अगर ये 5 है तो यहाँ तक पोल से 10 होनी चाहिए, ये 5 ये भी 5, ये 10 ये भी 10। ठीक है, वरना दिक्कत आती थोड़ी बनाने में। एक बात जान लीजिए कि जो वस्तु अनंत पर होती है उसको हम यहाँ शो नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तु अनंत वाली जो होती है बहुत दूर होती है, और दूर स्थित वस्तुओं को शो नहीं किया जाता है, प्रदर्शित नहीं करते हैं। आप सीधे इतना समझ लीजिए कि जो अनंत वस्तु है उसके पास किरणें लाइए आप। ठीक है, प्रकाश की किरणें लाइए। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि जो अनंत पर स्थित वस्तु होती है वो हमेशा समांतर आती है। वो मुख्य अक्ष के भी समांतर हो सकती है और अपने किरणों के भी समांतर हो सकती है। मतलब हो सकती है क्या है, किरणें आपस में समांतर ही रहती हैं, याद रखिएगा बात। किरणें हमेशा आपस में समांतर आएंगी और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो किरणें हमारी समांतर हैं। ये आ गई, एक किरण ये आई समांतर अनंत से और एक किरण ये आई समांतर अनंत से। तो हमने आपको एक रूल बताया था अभी, प्रतिबिंब बनने का नियम जो था कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि जो 2 किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर आई हैं। ये देख लीजिए, ये हमेशा कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। ये ऐसे गुजर गई एक, और एक ही ऐसे गुजर गई। यहाँ पे दोनों आपस में काट रही हैं, यानी कि मिल रही हैं। और हमने आपसे कहा था कि परावर्तन के पश्चात किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और जब किरणें वास्तविक रूप से मिलेंगी तो वहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब डॉट 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 मिलेंगी, तो कैसा होगा प्रतिबिंब, आभासी। यहाँ पे डॉटेड नहीं मिल रही हैं, वास्तविक रूप से मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, आभासी, मतलब सॉरी वास्तविक। और हमने जब आपको प्रतिबिंब अभी पढ़ाया है तो हमने कहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रतिबिंब दिख कैसा रहा है, बिंदुकार। ठीक, प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, बिंदुकार। और कहाँ बन रहा है, F पर, फोकस पर। ठीक है, स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, वो है फोकस पर। तो ये 4 चीज़ें मिल गई। एक तो वास्तविकता में किरणें मिल रही तो वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दूसरी चीज़, दिख कैसा रहा है आपको, बिंदुकार दिख रहा है, मतलब छोटा है बड़ा है, ये बिंदुकार है तो ये बिंदुकार दिख रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि ये कहाँ बन रहा है, ये फोकस पर बन रहा है, फोकस पे ही बन रहा है। ठीक है, तो ये फोकस पे बन गया है। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, यानी कि अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग ले लेते हैं अपनी हम, जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। ठीक है, दूसरा जो हेडिंग है अपने पास, जो वो है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के
बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी तथा अनंत यानी कि ये सिंबल ये वाला अनंत साइन के मध्य हो, के मध्य हो तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा फिर। हमारे पास जो दर्पण है वो ये है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये दर्पण का द्वारक हो गया M1 M2 दर्पण का द्वारक हो गया। ये हो गया मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये पोल है और ये अगर ये F है तो इसकी सेम डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक आ गया C। क्लियर हो गया? देखिए हम तो इसको रफली बना रहे हैं क्योंकि हमको पता है कहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है। आप लोग क्या करना है, इसको मेज़र करके ही बनाना ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। और जो किरणें आती हैं वो किधर से किधर किरण आ रही है उसकी एरो बनाना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन जब तक आप शो नहीं कर पाएंगे तब तक आपका प्रतिबिंब पूरा मतलब जो इमेज डायग्राम या जो बन रहे हैं ये आपके अब तक मारने नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब मान लीजिए वस्तु हमारी कहाँ रखी है? सी तथा अनंत के बीच। ये सारा एरिया क्या है आपका? अनंत है और सी ये है। तो हमने मान ली वस्तु यहाँ रख दी, ए और जो बी है यहीं पर हमने रख दिया। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से एक पहली किरण गई जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, ठीक है। अब ये जो किरण है ये कहाँ से निकलेगी? फोकस से। तो फोकस से निकाल दीजिए इसको, ये फोकस से निकल गई, ठीक। अब जो दूसरी किरण है वो कहाँ से निकलेगी? सी से, वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण हमेशा वापस पथ पे लौट जाती है। तो ये हमने गुजार दी वक्रता केंद्र से। तो ये जो वक्रता केंद्र पे गई थी वो वक्रता केंद्र पे ही वापस गुजर गई। अब देखिए जैसे हमने किरणों में ये बनाया है एरो कि कौन सी इधर जा रही है, ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लेते हैं ये नहीं बनाते हैं तो देखिए अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? हम नहीं बता पा रहे हैं कि किरण ऐसे गई है कि ऐसे गई है, इसलिए इसका बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो हमने कहा था प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पे परिवर्तन के पश्चात किरणें काटती हैं एक दूसरे को। तो इस किरण का परिवर्तन ऐसे हुआ है, इस किरण का परिवर्तन वापस उसी पथ पे हुआ है, तो यहाँ पे बिंदु काटने का मिल रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो यहाँ पे हमको इमेज प्राप्त हो रही है, ठीक है। और जो इमेज है वो कैसी है? उल्टी। और हमने कहा था उल्टी हमेशा इमेज कैसी होती है? वास्तविक। उल्टी आप देखिए वास्तविक लिख दीजिए, सीधी देखिए आभासी लिख दीजिए। ये आप बिल्कुल दिमाग के अंदर रख लीजिए बात कि उल्टी इमेज हमेशा वास्तविक होगी और आभासी इमेज हमेशा सीधी होगी। तो उल्टी इमेज आपको मिली है तो ये हमेशा कैसी होगी? हमेशा कैसी होगी? ये वास्तविक। उल्टी हमेशा वास्तविक होती है और सीधी हमेशा आभासी होती है। और यहाँ पे आपको वस्तु का आकार देखिए और यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार देखिए। वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब इतना छोटा हो रहा है, वस्तु बड़ी प्रतिबिंब छोटा, यानी कैसा दिख रहा है आपको? छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बन कहाँ रहा है? सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये चार चीज़ें वहाँ भी निकली थी, चार चीज़ें यहाँ भी निकली हैं। आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से आकार में छोटा है और वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बना है, ठीक। हम लोग बात करेंगे जब वस्तु देखो कहाँ पहले इन्फिनिटी पर थी, फिर सी और इन्फिनिटी के बीच में आई, अब वस्तु कहाँ आएगी? सी के ऊपर। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी? जब वस्तु वक्रता केंद्र या सी पर हो, ठीक है। तो इसे मिटा लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र या सी पर हो। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, जब वस्तु वक्रता केंद्र या सी पर हो। जब वस्तु सी पर हो, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारे पास एक दर्पण जो कि हमारा उत्तल दर्पण है, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण है, क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ये हो गया दर्पण के द्वारा M1 M2, ये हो गया हमारे पास P, और अगर ये F है तो इसकी दोनों डिस्टेंस पे हम लेंगे C, ठीक है। और ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक। अब समझिए बात, वस्तु हमारी कहाँ है? सी पर ही मौजूद है, वस्तु हमारी सी पर मौजूद है। वस्तु कैसी है? ए और बी वस्तु है। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे हम? मान लीजिए वस्तु से कोई किरण समांतर जा रही है ऐसे, और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस से।
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से आपने गुजार दी। ठीक, अब जो दूसरी किरण है वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। अब की कैसे गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, तो जब वो फोकस से आएगी तो कैसे निकलेगी? समांतर। ये आपको नियम बता चुके हैं। ठीक, तो आपने कैसे निकाल दिया? यहाँ। अब देखिए वस्तु कहाँ काट रही है? यहाँ काट रही है। ठीक, ये सीधे सी पर ही काटेगी आगे। ठीक है, आप जब इसको स्केल का यूज़ करके मेजरमेंट करके बनाएंगे तो आपका हल्का सा भी इधर उधर नहीं कटेगा, क्योंकि हम इसे रफली बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का सा उधर जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं ये बात कि सी पर रहने वाली वस्तु सी पर ही नीचे बनती है। ठीक है, तो हमने उसे सी पर ही बनाने की कोशिश की, क्योंकि हम यहाँ नाप नहीं रहे हैं और थोड़ा जो बोर्ड होता है ये थोड़ा स्मूथ है, तो यहाँ पर थोड़ा फिसलन भी होती है। फिलहाल आप समझिए कि एक किरण ऐसे गई और ऐसे निकली। जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है किरण वो परिवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरी है। जो फोकस से गई है वो परिवर्तन के पश्चात कैसी हुई है? मुख्य अक्ष के समांतर हुई है। ठीक है, तो ये आपके दो नियम यहाँ पे लगे हुए हैं प्रतिबिंब बनने के। अब बात समझिए वस्तु का हम अब रिकग्नाइज करेंगे। देखिए नीचे वाला ए है तो इधर हो गया ए डैश, इधर वाला बी डैश। ये वस्तु को हमने प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब को हमने नाम दे दिया। अब देखिए ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी बन रहा है, यानी कि सी पर उपस्थित जो वस्तु होती है उल्टी है। देखिए वस्तु ऐसी रखी है, उसके ठीक नीचे ऐसे बना है प्रतिबिंब। जैसे ताल होता है, ताल के ऊपर पेड़ लगा है तो नीचे क्या होता है? पेड़ की परछाई उल्टी बनती है। ऐसे ही यहाँ पे वस्तु की कहानी है थोड़ी सी। तो वस्तु कैसी है? उल्टी। ठीक है, लिख दिया वस्तु हमारी उल्टी है, मतलब वस्तु नहीं, सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, तो उल्टा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। दूसरी चीज़ क्या है? उल्टा हमेशा कैसा होता है? वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तीसरी चीज़, वस्तु का आकार दोनों का बराबर होता है। इसमें होता क्या है? ही बराबर। ठीक है, जब आप नापेंगे तो बराबर निकलेगा। आप बना के देखिएगा बिल्कुल नाप के, तो आपको ये बिल्कुल बराबर निकलेगा। ठीक है, बराबर है। और वस्तु का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? वो सी पर ही बन रहा है। ठीक है, वक्ता केंद्र पर ही बन रहा है। ये आपके क्या हैं? जब वस्तु सी पर हो इसके पूरा रे डायग्राम और उसकी क्वालिटीज़, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज भी हमने आपको बता दी। इतना क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं हमारा जो अगला है। अब सबको वस्तु सी तक आ गई है, अब वस्तु कहाँ जाएगी? सी व एफ के मध्य जाएगी। ठीक है, तो जो चौथा जो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। चौथा पॉइंट क्या है? जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है? ये अवतल दर्पण हो गया हमारे पास। ठीक, M1 M2 ये हो गया P। मान लेते हैं ये है F, ये है C। ठीक है, अब वस्तु कहाँ है? C व F, यानी वक्ता केंद्र तथा फोकस के मध्य। वस्तु हमने कहाँ रख दी? वक्ता केंद्र तथा फोकस के मध्य। कहीं रख सकते हो आप। ठीक, हमने यहाँ रख दी। अब देखिए मसला क्या बन रहा है? वस्तु है A और B। ठीक, अब देखिए अगर वस्तु से ये हमारा मुख्य अक्ष है, आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि M1 M2 क्या है, P क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, C कहाँ है, F कहाँ है, वस्तु A B कहाँ है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें विधिवत लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको आता है और किस तरीके से आता है ये आपको बताना पड़ेगा ना। आप कहते हैं कि नहीं मुझे पता है ये पोल है, बट आप लिखे नहीं, तो एग्जामिनर उतना जान रहा है आपके दिल की बातें क्या हैं। ठीक है, एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपके दिल में पता है, कि आपको दिमाग में है कि ये P है, ये F है, आप सीधे बना के लिए लिखें कुछ ना वहाँ पे, तो ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको विधिवत रिप्रेजेंटेशन करना होगा अपना बहुत अच्छे तरीके से। और ये सिर्फ जानने से नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन होता है अपने आप को बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की, लिखिए 10 बार बनाइए इस चीज़ को। तो जब आप 10 बार चीज़ें बनाएंगे तो आपको गलतियाँ दिखेंगी। तो अगर आपने 10 बार डायग्राम बनाया, 2-4 गलती दूर हो जाए तो फिर 10 बार जो डायग्राम बनाना है वो सार्थक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वस्तु से जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई तो वो कहाँ से निकलने की कोशिश करेगी? गुजरने की कोशिश करेगी F से। ये F पे निकल गई। ठीक, ये आपको बात समझ में आ गई है? ये ऐसे जो है निकल गई। ठीक है, अब अगर कोई किरण, अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहो तो ऐसे निकाल के ऐसे ले जाओ, चाहो तो यूं ही निकाल लो। अब देखो यहाँ अगर हम C से निकालना चाहें तो हमको दर्पण बढ़ाना पड़ेगा, यूँ बनाएं तभी परिवर्तन, वरना M के ऊपर ना ले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि यही करे ले रहे हैं कि हम यहाँ से लेके ऐसे निकाले ले रहे हैं। ठीक, इधर आई और इधर आने के बाद निकल गई। ठीक,
तो एक किरण कैसी एफ से गई और एफ से जब निकलेगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है हमको? यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? हमें यहाँ पे, यानी नीचे से अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक ऐसा बनेगा। अब नीचे क्या है? एफ, तो ये ए डैश, ऊपर क्या है? बी, ये हो गया बी डैश। अब वस्तु बन कहाँ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा है। वस्तु की जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि क्वालिटी है, गुण है, कैसा है? उल्टा है। उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, ये हम आपको बता चुके हैं, और आपको दिख भी रहा है कि किरणें वास्तविकता में उससे मिल रही हैं। तो उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, किरणें वास्तविकता में आपस में मिल रही हैं, वास्तविक प्रतिबिंब है। अब देखिए, वस्तु कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। प्रतिबिंब कितना बड़ा है? इतना बड़ा। इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से बड़ा। अब बना कहाँ है? सी व अनंत के बीच। वस्तु से प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी व अनंत के बीच। सी व अनंत के मध्य वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति है। ये भी हो गया। ठीक, तो आप ये सब जो है नोट करते जाइए, बनाते जाइए साथ साथ। ठीक है, अब बनाते हैं अगला पॉइंट। अब अगला क्या है? सी व एफ के मध्य था। अब वस्तु हमारी कहाँ जाएगी? एफ पे। ठीक है, तो जो पांचवी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? जब वस्तु हमारी एफ पे मौजूद हो, यानी एफ पे स्थित हो। ठीक, जब वस्तु एफ पे स्थित हो। एफ का मतलब फोकस। जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस या एफ पर स्थित हो। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा अवतल दर्पण है, जो हम पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। ठीक, और ये हो गया M1, इधर हो गया M2, ये हो गया पोल, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर F ये है तो C ये इतना है, इतना, यानी कि C ये यही मान लेते हैं। ठीक है, वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस पे ही वस्तु स्थित है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, A और B हमारी क्या है? वस्तु। A भी हमारी वस्तु है। ठीक, अब अगर फोकस के समांतर, यानी कि फोकस से जो वस्तु रखी है मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वो कहाँ से निकलने की कोशिश करेगी? टेढ़ी हो गई, फोकस से यूँ निकलने की कोशिश करेगी। ये ए हम यहाँ लिख के दे रहे हैं। ठीक है, फोकस से निकलने की कोशिश करेगी, मतलब ये रूल है अपना, जानते हो आप। अब दूसरी चीज़, अगर हमारा जो है ये हमारा क्या है? सी, यहाँ से कोई किरण जाने की कोशिश करे सी से तो वो सी पे ही जाएगी। ठीक है, और सी से ही लौट जाएगी। ठीक, अब देख सकते हैं आप लोग कि जो सी से किरण गई है वो सी पे ही लौट गई है। यही हमारा रूल था जो हमने आपको तीसरा बताया था प्रतिबिंब बनने के नियम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों किरणें समांतर जा रही हैं। और जब कंडीशन नंबर 1 दिमाग के अंदर रखेंगे, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था जब वस्तु अनंत पे थी इसी वीडियो में, तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? समांतर। और अब आप एक और बात जान लीजिए कि अनंत को जाने वाली जो किरणें होती हैं वो भी समांतर होती हैं। मतलब कि अनंत से जो किरणें आ रही हैं, जो लाइट अनंत से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, दूर का मतलब अनंत ही लिया जाएगा, वो किरणें हमेशा आपस में समांतर होंगी। और जो किरणें समांतर जा रही हैं तो वो किरणें हम क्या मानेंगे कि वो अनंत पे जाके मिल जाएंगी। क्लियर होगी बात? तो हम ये कहेंगे कि जो किरणें हैं ये आपस में बहुत पास, जब तक आप देख रहे हो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब किरणें मिले ही ना तो हमारे प्रतिबिंब का क्या होगा भाई? क्योंकि जब तक परावर्तन के पश्चात किरणें मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करा गया है? ये मान लिया गया है कि जो किरणें समांतर जा रही हैं उनको हम कहाँ मानेंगे कि ये अनंत पे जाके मिल जाएंगी और वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पे। ठीक, अब एक बात समझिए, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे जाके मिलेगा और ये जा रही हैं, तो जितना दूर जाती जाएंगी उतना दूर ये प्रिंसिपल एक्सिस से हटती जाएंगी, दूर हटती जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब जहाँ कहीं अनंत पे जाके मिलेंगी ये वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाएंगी जाके। ये आप समझ सकते हैं इस लॉजिक से। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, यहाँ पे कितना ज़्यादा, यहाँ कितना ज़्यादा, यहाँ कितना ज़्यादा, और अनंत जब जाएंगी तो अब बहुत बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से बना देंगी। तो यानी कि और नीचे बनाएगा प्रतिबिंब, क्योंकि नीचे किरणें जा रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे किरणें जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा जाके अनंत पे। ठीक है, और उल्टा हमेशा वास्तविकता में किरणें जा रही हैं
तो वास्तविक भी है और उल्टा हमेशा वास्तविक होता ही है। दूसरा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि अनंत जो है प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ जाएगी वो उतनी दूर हो जाएगी जाके, ठीक है। वस्तु से अत्यधिक बड़ा या एक्स्ट्रा लार्ज, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब बनने की, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर, अनंत पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, क्लियर होगी बात। मतलब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बनेगा कहाँ? स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर जाके बनेगा, क्योंकि समांतर किरणें अनंत पर जाती हैं और जो समांतर किरणें आती हैं वो अनंत से आती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, जब वस्तु F पे है, जब वस्तु F व P के मध्य हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा इस दर्पण के हिसाब से थोड़ा लीक से हटके पॉइंट है इस दर्पण के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आभासी स्थिति देखने को मिल रही है, आभासी प्रतिबिंब देखने को आपको मिलेगा। क्लियर होगी बात। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमने छठा पॉइंट क्या लिखा अपना, जब वस्तु फोकस व पोल यानी कि ध्रुव के मध्य हो या स्थित हो, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखिए ये क्या है, हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण M1 M2, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मान लेते हैं फोकस हमारा ये है और ये फोकस है, तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा वक्ता केंद्र है। ये डिस्टेंस सेम हमने लेने की कोशिश की है, ठीक है। आप लोग ये मेज़रमेंट करके लेंगे कॉपी में जब बनाएंगे स्केल से, ठीक। अब वस्तु हमने कहाँ रखनी है? यहाँ। ये वस्तु रख दी इतनी बड़ी A और B। क्लियर होगी बात। अब देखिए क्या करना है कि अगर हमने ऐसे कोई किरण भेजी, मतलब जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई, वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से। भाई मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से निकलती है? फोकस से। तो कहाँ से निकल गई? फोकस से। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फोकस से ऐसे निकल गई, ठीक। यहाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई, देख लीजिए, ये फोकस से निकल गई। अब अगर कोई किरण सी से निकलना चाह रही है, और सी से हम थोड़ा ऐसे बना लें वरना बहुत दिक्कत हो रही, छोटा है ये, तो कोई ये सी से निकल गई, ठीक। तो ये सी से वापस ही निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जाके सी से परिवर्तन, सी से जाने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात सी से ही निकलती है। अब देख लीजिए क्या ये आपस में जितना दूर जा रही है उतना और दूर हो रही हैं आपस में। देखिए इनके स्पेस इधर घट रहा है और इधर कम हो रहा है, यानी कि ये किरणें वास्तविकता में कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी, बहुत दूर दूर भाग रही हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम पीछे मिलाएं जाके, तो पीछे किसी पॉइंट पे ये जाके मिल जाएंगी, क्योंकि इनकी दूरी इधर कम हो रही है, तो इधर कम होते मिलते हुए फिर दूर दूर भागने लगेंगी, ठीक है। तो वस्तु कहाँ बनी हमारी? यहाँ पे। और वस्तु कैसी बन रही है? सीधी। और क्योंकि वस्तु कैसी? आभासी हमेशा सीधा बनता है। तो नीचे A है तो A डैश, ऊपर B है तो B डैश। ये क्लियर हो गया। अब बात समझिए हमारी यहाँ पे वस्तु कैसी बनी है। वस्तु जो है छोटी थी, बनी कैसी है? बड़ी प्रतिबिंब बनी है, यानी कि बड़ा है वस्तु से, ठीक है। आभासी है, हाँ जी है, क्योंकि वास्तविकता में किरणें दूर भाग रही हैं और आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो वस्तु कैसी है? आभासी। दूसरी चीज़ क्या है? दर्पण के पीछे। स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब। और क्या है इसमें? सीधा। आभासी हमेशा सीधा होता है, तो देख लीजिए ये सीधा हमारा बना है। वस्तु अगर हमारी इतनी बड़ी है तो इसका बड़ा प्रतिबिंब ये बना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ मेजर करिए, देखिए ये देखिए और ये से देखिए, ठीक। तो ये था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब इसी वीडियो में या कहिए या हम नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट में ही बनाएं या इसी बना दें, चलिए इसी बना दे रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ताकि ये वाली जो टेंशन है इसी में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपने ये जो चीज़ें हैं सीख ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए गोली दर्पण में जो आप बना रहे थे प्रतिबिंब का बनना, वो अवतल दर्पण का तो हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अब देखेंगे। इसमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब बात समझिए, उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा, ठीक। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। और इस दर्पण में, जैसे अवतल दर्पण में कैसी थी स्थिति? 6 थी, इसमें सिर्फ 2 स्थिति हैं, 2 केस हैं, ठीक है। तो वो है क्या
मान लीजिए ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक, ये हमारा पोल हो गया। इसमें गोला ऐसे बन रहा है तो इसका सेंटर किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो अगर ये एफ है तो इसके दोनों डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, सी। क्लियर होगी बात। अब देखिए, अब अगर हम कहते हैं कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, उत्तल दर्पण की वो सिचुएशन ले रहे हैं जब वस्तु अनंत पे हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पे स्थित हो, वस्तु अनंत पर हो, ठीक। अब देखिए, वस्तु अनंत पर हो, अनंत से आने वाली किरणें आपको बता चुके कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा पी ए है और अनंत से आने वाली किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। तो ये कहाँ पर होंगी परावर्तित, फोकस के तरफ प्रतीत होती हुई, यानी फोकस किधर है, इस बिंदु से फोकस को आप मिला लीजिए डॉटेड, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन्हें परिवर्तित कैसे होना है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये ऐसे जाने की कोशिश करेंगी क्योंकि इनका जो पीछे प्रतीत होना है मिलता हुआ वो फोकस पे ही होना है, क्योंकि फोकस पे ही गुजरती है। अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से ही गुजरेगी, इसलिए इसको ऐसे किया है। अब मान लीजिए अगर हम ये ना करते और ऐसे ही निकाल देते, मान लीजिए हमने कोई किरण ऐसे भेजी और यूँ निकाल दी, तो अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब इसको पीछे बैक करेंगे समांतर किरण को तो ये क्या फोकस से मिलेगी, ये तो ऐसे जा रही है, फोकस तो यहाँ है, ये जाने की कोशिश यहाँ कर रही है, इधर साइड से निकलने की कोशिश कर रही है। इसलिए आपको हम ये ट्रिक सिखा रहे हैं कि जब आपकी किरण आप समांतर भेजें उत्तल दर्पण पे, तो उसको परिवर्तन कराने से पहले जब वो समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो आप उसे पहले, आप जानते हैं कि फोकस से ही गुजरती है, तो पहले उस पॉइंट को आप क्या कर लें, फोकस से डॉट डॉट स्केल रख के मिला लें और फिर उसी स्केल को आगे इधर परिवर्तित कराएं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जैसे हमने पता है कि ऐसे निकल रही है तो ये यूँ निकलने की कोशिश करेगी, यही करेगी, ठीक है। तो पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, क्योंकि डॉटेड लाइन से बन रहा है, मतलब मिल नहीं रही, वास्तविकता में किरणें हैं दूर भाग रही हैं, वास्तविकता में किरणें दूर भाग रही हैं और पीछे हम देख रहे हैं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आभासी है, आभासी हमेशा सीधा होता है, एफ पर बन रहा है, ठीक है। और कैसा है, बिंदुकार है, पॉइंट साइज। क्लियर हो गया। तो ये इतना आपके लिए हो गया वस्तु का प्रतिबिंब बनना जब अनंत पर हो। अब बिना मिटाए हम आपको यहाँ बताए दे रहे हैं सेकंड सिचुएशन, जब दर्पण के सामने वस्तु रखी हो, ठीक। और इसमें स्थिति क्यों नहीं होती है कि एफ पर सी पर, क्योंकि दर्पण इधर है, दर्पण का जो परावर्तक तल है इधर है और इधर इसका कोई नाम नहीं है, ना एफ है इधर, ना सी है, कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीछे है। तो गोला ऐसे बन रहा है तो सेंटर इधर होगा, एफ इधर होगा, और इधर आप वस्तु रख नहीं सकते, रखोगे भाई दर्पण को, अगर पीछे शीशा ऐसे रखा है, ऐसे देखोगे सामने जिधर शीशा है उधर ही आपको क्या दिखेगा, चेहरा दिखेगा। शीशा उल्टा कर दोगे कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपने वस्तु यहाँ रख भी दी तब भी इधर पॉलिश हो ही रखी है, आपको कुछ दिखना ही नहीं, प्रतिबिंब बनना ही नहीं है। आपको हमेशा शीशे की तरफ ही रखना पड़ेगा दर्पण को, ताकि आपको क्या मिले, प्रतिबिंब मिले, ठीक है। तो इसलिए इधर इसका नाम है नहीं। तो ये हो सकता है कि वस्तु से दूर, वस्तु के पास, दूर कितनी, अनंत तक, पास कितनी, जहाँ तक वस्तु रख सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे हमने कोई दर्पण बना लिया जो कि हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए M1 और M2, ठीक, ये क्या है, हमारा पोल है, ठीक है। और ये अगर F है तो इसकी दूनी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C। अब मान लीजिए वस्तु हमारी दर्पण के सामने यहाँ रखी हुई है, A और B, ठीक। अगर वस्तु से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो कहाँ से गुजरने की कोशिश करेगी, फोकस से, ठीक है। और फोकस कहाँ है हमारा, डॉट से मिला लो फोकस पे, ये हमारा फोकस है, ठीक है। यानी कि वस्तु ऐसे उसकी जो किरण है परिवर्तित हो जाएगी उत्तल दर्पण में, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इसको और ऐसे कर दो, ठीक, क्लियर होगी बात। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी किरण है वो आ रही है सी से जाने की कोशिश कर रही है, ये देखिए सी से गुजरी है, ठीक है, तो वो सी पे ही वापस लौट जाएगी, ठीक। मतलब कि अगर मुख्य अक्ष, यानी कि जो हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो किरण जा रही है वो कहाँ से गुजरने की कोशिश करेगी, फोकस से। फोकस ये देखो गुजरने की कोशिश कर रही है फोकस से, बट गुजरी कहाँ है, इधर, वो प्रतीत हो रही है गुजरती हुई। और जो हमारा सी से गुजरने की जो कोशिश करेगी वो सी पे ही वापस लौट जाएगी। अब इधर तो घुस नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिश हो रखी है, तो वो गुजरेगी तो इधर ही निकल जाएगी किरण सी से जाने वाली, बट ऐसा लगेगा वो सी से ही गुजर रही है, ठीक है। डॉटेड बना लिया। अब जो कटान बिंदु है हमको यहाँ मिल रहा है और ये ऊपर मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए ऊपर प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब देखिए
आभासी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि डॉटेड लाइन से बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये आभासी हो गया। आभासी सीधा होता है कि नहीं होता है, देखिए सीधा भी है भाई, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो सीधा है कि नहीं, हाँ सीधा है। तो छोटा है वस्तु से, हाँ जी छोटा है। और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे कह दो कि दर्पण के पीछे बन रहा है, या ये कह दो P और F के मध्य, तो चाहो तो कह दो दर्पण के पीछे, या लिख दो P व F के मध्य। तो उत्तल दर्पण द्वारा भी आप प्रतिबिंब का बनना सीख लिए हैं। आभासी प्रतिबिंब सिर्फ 2 कंडीशन में दिखा, जो भी हमने अभी 8 कंडीशन पढ़ी गोली दर्पण में, वो दिखा पहले अवतल दर्पण के P व F के मध्य। जब हमने आपको अवतल दर्पण का पढ़ाया था तो P और F के मध्य जब वस्तु थी तब दिखा था। तो जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो वस्तु से बड़ा बनेगा, उत्तल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो वस्तु से छोटा बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे वीडियो में और बात करेंगे, जो भी इसके टॉपिक होंगे अच्छे अच्छे। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया हो, तो आप कमेंट में मुझे हौसला बढ़ाइए हमारा कि हाँ सर समझ में आया, अच्छा लगा। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।